हेलो, नमस्कार। महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब साथ-साथ पढ़ भी रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम प्रतिस्थापन प्रभाव पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव की चर्चा की थी। हिग्स के क्षतिपूर्वक सिद्धांत के बारे में बात की थी। इसमें हम स्लस्की ने किस तरह से प्रतिस्थापन प्रभाव को समझाया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्लस्की ने प्रतिस्थापन प्रभाव की कुछ भिन्न धारणा प्रस्तुत की है, हिग्स से थोड़ा सा विपरीत। उसकी धारणा में देखिए इसको, उसकी धारणा में जब वस्तु की कीमत बदलती है और फलस्वरूप उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की आय को भी क्रय शक्ति में परिवर्तन के समान ही बदला जाता है। यह हिग्स और स्लस्की में यही डिफरेंस है। जब हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव हमने पढ़ा था तो हिग्स ने जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जो उपभोक्ता की वास्तविक आय में जो परिवर्तन हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू हिग्स, इतनी उसकी मौद्रिक आय में कमी की जाए कि वो पहले वाले संतुष्टि के स्तर को प्राप्त कर ले। ठीक है, ज़रूरी नहीं इस पॉइंट को इसको यहाँ प्राप्त कर ले। ठीक है, यहाँ पर स्लस्की ने बोला कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन से जो उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन हुआ है उसको कंपनसेट करने का तरीका है कि उपभोक्ता से उतनी क्रय शक्ति वापस ले लो, उतनी मौद्रिक आय उससे वापस ले लो जिससे कि वो पहले वाला जो संयोग था वस्तुओं का उसको प्राप्त करने के समान उसकी क्रय शक्ति रह जाए। सिंपल। वापस अब देखते हैं इसको क्या बोला। कहने का मतलब यहाँ पर है, अभी डायग्राम से और एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे। अब यहाँ उसकी क्रय शक्ति में परिवर्तन की मात्रा वस्तु की कीमत में परिवर्तन तथा उसके द्वारा पूर्व कीमत पर वस्तु की क्रय मात्रा के गुणा के बराबर होगी। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ देखो, वहाँ पर ये जो ऊपर वाली लाइन लिखी है वो इसी आधार पर लिखी है कि हमें पहले थोड़ा सा पता हो। ये बजट लाइन थी, ठीक है, ये वाई गुड इधर लिखा नहीं जा रहा, ये एक्स। ठीक है, अब सपोज़ क्या हुआ, एक्स गुड की प्राइस कम हो गई तो बजट लाइन क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी। ये आपका IC1 है। अब क्या हुआ, अब हमें इसे प्रतिस्थापन प्रभाव देखना है। प्रतिस्थापन प्रभाव देखने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम वास्तविक आय प्रभाव को स्थिर करें। स्लस्की के अनुसार वास्तविक आय प्रभाव कब स्थिर होगा, जब हम उपभोक्ता से उतनी क्रय शक्ति वापस ले लें जिससे कि वो पुरानी वाली जो क्वांटिटी थी उसको परचेज़ कर सके। ठीक है, तो इसको परचेज़ करने के लिए हमें कितनी मात्रा में इससे मौद्रिक आय लेनी पड़ेगी, उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला बताया कि चेंज इन प्राइस इनटू प्रीवियस क्वांटिटी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमें प्राप्त होगी उसके बराबर हमें क्या करना होगा, इस उपभोक्ता से मौद्रिक आय को वापस लेना पड़ेगा, जिससे हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, पुराने वाले इस कॉम्बिनेशन पर। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, इस एग्जांपल से समझो। सपोज़ पहले जो एक्स वस्तु की प्राइस थी वो 15 इकाइयाँ खरीद रहा था, जबकि उसकी कीमत 10 रुपये थी। PX की प्राइस 10 थी, क्वांटिटी कितनी खरीद रहा था, 15। अब यदि वस्तु एक्स की कीमत घटकर 8 रुपये हो जाए, इसकी कीमत घटकर 8 रुपये हो गई, जबकि दूसरी वस्तु वाई की मात्रा और उसकी कीमत स्थिर है, वाई की कांस्टेंट ही है, तो लागत अंतर कितना आएगा। जो लागत में अंतर आया वो हम देखेंगे। अब पहले सस्ती हो गई, क्वांटिटी 15 ही खरीद रहा था, तो पहले तो क्या था, P1 इंटू Q1 माइनस प्राइस P2, ये है P2 इंटू Q1 या QX जो प्रीवियस प्राइस थी, तो 10 इंटू 15 माइनस 8 इंटू 15, ये जो यहाँ लिखा है, तो अंतर कितना आया, 30। कहने का मतलब पहले 15 इकाइयाँ खरीदने पर उसको कितने रुपए देने पड़ रहे थे, 150 रुपये। अब उन्हीं 15 इकाइयों को खरीदने के लिए उसको देने पड़ रहे हैं 120 रुपये। ठीक है, सेम, क्योंकि प्राइस कम हो गई है, तो जो लागत का अंतर है क्या है, 30 रुपये। 30 रुपये यहाँ पर उसकी क्या होगी, 30 रुपये के बराबर लगभग उसकी क्रय शक्ति बढ़ गई है। तो यदि जो इसकी ये 30 रुपये जो बच गए हैं, यदि इसको उपभोक्ता से वापस ले ले,
इसको वापस ले ले तो भी क्या है, पुराने वाले कॉम्बिनेशन को प्राप्त कर सकेगा वो। पुराने वाले कॉम्बिनेशन का मतलब है y की कोई इकाई और x की 15 इकाई हो तो प्राप्त कर ही सकता है वो 120 रुपये में भी। देखो अब इसको वापस एक बार डायग्राम से देखते हैं। तो 30 रुपये के बराबर उसकी वास्तविक आय में वास्तविक आय को कम कर दिया जाएगा, जिससे कि वह पुरानी जो पुरानी मात्रा है वस्तु x की उसको खरीद सकता है। वस्तु x की कीमत 10 रुपये से घटकर 8 रुपये प्रति इकाई हो जाने पर 30 रुपये के समान उपभोक्ता की आय कम कर देने पर वह यदि चाहे तो दो वस्तुओं x और y का पूर्व संयोग खरीद सकता है। यदि चाहे तो, ज़रूरी नहीं उसको खरीदेगा, क्यों नहीं खरीदेगा वो भी हम देखेंगे। उपभोक्ता की मुद्रा आय में यदि इस लागत अंतर के समान कमी कर दी जाए तो बजट रेखा वस्तुओं के पूर्व संयोग से गुजरेगी। देखो समान कमी कर दी जाए तो बजट रेखा पूर्व के संयोग से गुजरेगी। कीमत में कमी का स्लस्की प्रतिस्थापन प्रभाव थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा इसको वापस हम देखेंगे। स्लस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए उपभोक्ता की मुद्रा आय को लागत अंतर के बराबर या अथवा इतनी मात्रा में घटाया जाए जिससे कि वह दो वस्तुओं के अपने पूर्व संयोग Q को यदि वह चाहे तो खरीद सके। यहाँ पर देखो ये प्रीवियस जो उसकी प्राइस और अधिमान वक्र से ये बजट लाइन और ये ऐसी वक्र से ये Q बिंदु पर जो उपभोक्ता है संतुलन की स्थिति में, जहाँ पर वह ON वाई गुड और OM एक्स गुड की इकाइयों का उपभोग कर संतुष्टि के स्तर को प्राप्त करा, अधिकतम संतुष्टि के स्तर को प्राप्त करा। ठीक है, अब सपोज एक्स वस्तु की जो प्राइस है वो घट जाती है तो बजट लाइन क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। ये थी जो ये हो गई। अब हमें यहाँ क्या देखना है, हम क्या बात कर रहे हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव देखना है। अब हमने देखा था प्राइस कम होने से क्या होता है, दो प्रभाव हो रहे हैं। एक तो क्या हो रहा है, व्यक्ति की वास्तविक आय में परिवर्तन होगा, वास्तविक आय बढ़ जाएगी पहले की तुलना में। वो पहले के 100 रुपये में पहले से ज़्यादा इकाई इसकी खरीद सकता है, तो उसकी 100 रुपये की वैल्यू बढ़ गई, मतलब उसकी रियल इनकम बढ़ गई। मौद्रिक आय भले ही 100 रुपये है, लेकिन जो रियल इनकम है या इसकी क्रय शक्ति क्षमता है उस 100 रुपये से जो खरीदने की क्षमता है वो पहले से बढ़ गई, मतलब वही वास्तविक आय बढ़ गई। और दूसरा क्या होगा, ये जो वस्तु थी एक्स वस्तु, ये दूसरी अन्य वस्तु में वाई हो सकती है जेड वस्तु, उन वस्तु की तुलना में ये सस्ती हो गई। अब यहाँ दो प्रभाव है, सस्ती होने का जो प्रभाव होगा वो प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाएगा, जिसके कारण इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी डिमांड पर, वो हम देखते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। तो हमें ये प्रतिस्थापन प्रभाव यदि देखना है या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें क्या देखना होगा, जब इन वास्तविक आय में जो परिवर्तन हुआ इस चीज़ को हम न्यूट्रल कर दें तो हम सिर्फ प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ उद्देश्य है। इस लस्की और हिग्स का जो हमने पढ़ा पिछली बार, उसका मेन उद्देश्य यही है कि वास्तविक आय के प्रभाव को हम स्थिर करके सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि इस वस्तु की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन से जो प्रतिस्थापन प्रभाव कितना हो रहा है, इस वस्तु को दूसरी वस्तु की तुलना में कितनी मात्रा में प्रतिस्थापित किया जा रहा है, ये हम देख रहे हैं। सिर्फ सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन के कारण, आय में परिवर्तन के कारण नहीं। आय में परिवर्तन होगा तो इसकी आय बढ़ गई तो पहले से 5 इकाई की जगह 10 इकाई खरीद सकता है। तो आय परिवर्तन को यहाँ कांस्टेंट रखने के लिए जो हम इसकी आय में कंपनसेशन कर रहे हैं, मतलब क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, आय में जो परिवर्तन कर रहे हैं, उसके जो दो मेथड्स बताए हैं, हिग्स ने अलग बताया है और स्लस्की ने अलग बताया। तो स्लस्की ने यहाँ कहा है कि उसकी आय में इतना परिवर्तन किया जाएगा कि जिससे कि वह पहले वाले कॉम्बिनेशन को खरीद सके। इतनी आय हम उससे वापस ले लेंगे जिससे कि वो पहले वाली जो वस्तुओं का संयोग है एक्स और वाई को, उसको प्राप्त कर सके। ठीक है, मतलब वास्तविक आय को स्थिर रखने का मतलब यही है, जबकि वास्तविक आय उससे इतनी ले ले और उतनी उसकी क्रय शक्ति क्षमता रख ले, स्थिर वही रहेगी कि वो उतनी मात्रा को खरीद सकता है पहले वाली को। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब इसकी वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए स्लस्की ने जो बताया है कि हम इसकी ये जो बजट लाइन है इसको पैरेलली इतना शिफ्ट करेंगे कि ये जो पुराना जो कॉम्बिनेशन था इसको क्रॉस करते हुए जब ये लाइन जाएगी पुराने वाले कॉम्बिनेशन को प्राप्त कर सकता है यदि वो चाहे तो। उसकी क्रय शक्ति में हमने इतना रिडक्शन किया कि Q, अब ये कितना किया, Q इंटू चेंज इन P, अब QX P में कितना, अभी हमने एग्जाम्पल लिया 2 रुपये का परिवर्तन हुआ था और क्वांटिटी हमारी 15 ही थी, तो 30 रुपये हमने इससे वापस ले लिए। 30 रुपये वापस लेने के बाद भी ये उतनी ही इकाइयाँ खरीद सकता है, जैसे कि पहले 15 इंटू 10, उसके पास ये 150 रुपये वो खर्च कर रहा था एक्स वस्तु पे। ठीक है, अब इसकी प्राइस और क्वांटिटी कितनी खरीद रहा था 15, अब इसकी प्राइस कम हो गई
8 हो गई, लेकिन अभी भी उसको सिर्फ अब उसके पास हमें उतने ही पैसे रखने हैं कि ये इसकी 15 खरीद पाए। तो कितने पैसे लगेंगे? 120 रुपये लगेंगे। वास्तविक आय स्थिर रहने का मतलब है कि आय उतनी रहे, मतलब वो पहले वाली जितनी क्वांटिटी इसकी खरीद रहा था अब भी उतनी ही खरीदे। तो कितने पैसों की आवश्यकता होगी? 120 रुपये की, 120 रुपये की आवश्यकता होगी। तो इससे हम इस 120 को स्थिर रखने के लिए हम क्या करेंगे, इससे 30 रुपये वापस ले लेंगे। तो क्या होगा, ये इसकी जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होके ये लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब वो चाहे तो इस पैसे से 120 रुपये से 15 इकाई एक्स की, मतलब OM इकाई एक्स की और ON इकाई वाई की खरीद सकता है चाहे तो। हमने इसकी इनकम को इतना कम, इतना ही रिड्यूस किया कि जितना वो पहले वाला जो संयोग है एक्स और वाई वस्तु का वो खरीद सके। लेकिन ज़रूरी नहीं उसको खरीदे ही। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि वो उसी बजट लाइन पे अब वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच सकता है। इसी बजट लाइन पर, अब उसकी इसी बजट सीमा में, क्योंकि अब उसके पास एक और चॉइस है, यहाँ असंख्य ऐसी कर्व है, इसी पर रहते हुए वो ऊंचे अधिमान वक्र पर पहुंच सकता है जो उसको अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। तो यहाँ पर वो पहले वाले कॉम्बिनेशन को भी परचेज कर सकता है, लेकिन इसको नहीं खरीदेगा। और किस पॉइंट पर खरीदेगा? एस पॉइंट पर ओ के एक्स वस्तु की और ओ डब्ल्यू वाई वस्तु की मात्रा खरीदेगा, जहाँ पर वो उसका संतुलन का जो बिंदु होगा एस पॉइंट पे होगा। जो हमें क्या बता रहा है, देखो यहाँ पर क्योंकि एक्स वस्तु की प्राइस रिड्यूस हुई थी, उसके कारण जो प्रतिस्थापन प्रभाव को देखने के लिए हमने क्या किया, जो इसकी वास्तविक आय में वृद्धि हुई उसको हमने वापस ले लिया। एक्चुअल में लिया नहीं, जस्ट हमने यहाँ देखा है, वापस ले लिया। और हमने उतना लिया जितने कि वो पहले वाले संयोग पर पहुँच जाए। मतलब यहाँ पर आपको दोनों का जो डिफरेंस अभी देखेंगे हम, पहले वाले कॉम्बिनेशन को क्रॉस करते हुए हमने एक बजट लाइन रेखा ड्रॉ करी इसके जस्ट पैरेलल। तो वास्तविक आय को तो हमने स्थिर रख लिया, उसको तो कांस्टेंट रख दिया, नलीफाई कर दिया। मतलब अब जो इसके बाद भी यदि कंज्यूमर एक्स वस्तु की यदि ज़्यादा मात्रा खरीद रहा है तो वो किसके कारण खरीद रहा है? उसके प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। क्योंकि एक्स वस्तु अब दूसरी वस्तु की तुलना में, या सापेक्ष जो वस्तु है इसकी वाई, उसकी तुलना में सस्ती हो गई है। इस कारण ये OM से बढ़कर OK इसकी क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगी। जो मांग मात्रा है वो बढ़कर क्या हो जाएगी? OM से OK हो जाएगी। और वाई वस्तु क्योंकि अब अपेक्षाकृत एक्स की तुलना में महंगी हो गई है, सापेक्ष कीमत इसकी ज़्यादा हो गई है, इसलिए इसकी जो क्वांटिटी है वो ON से घटकर OW हो जाएगी। ये इसमें रिडक्शन हुआ। इसकी जगह मतलब NW की जगह जो कंज्यूमर ने, उपभोक्ता ने एक्स वस्तु को MK के बराबर प्रतिस्थापित कर लिया। ठीक है, तो जो Q से जो S तक का जो ये है, ये चलन है, ये प्रतिस्थापन प्रभाव को बता रहा है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये बजट लाइन थी, यहाँ पे Q बिंदु पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे था। अब क्या हुआ, वस्तु X की प्राइस कम हो गई। वस्तु X की प्राइस कम होने पर बजट लाइन PL डैश हो गई। यहाँ पर ये कहीं पर भी संतुलन में हो सकता है, लेकिन अब हमें यहाँ सिर्फ क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव को देखना है। प्रतिस्थापन प्रभाव को देखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसके वास्तविक आय प्रभाव को नलीफाई कर दें या उसको हम कांस्टेंट रखें। तो उसको कांस्टेंट रखने का तरीका है, देखो जब भी किसी वस्तु की प्राइस कम होती है तो उससे दो प्रभाव जनरेट हो रहे हैं। एक्स वस्तु की प्राइस कम होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाएगी, मतलब वो उसी मौद्रिक आय से पहले की तुलना में ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकता है। तो रियल इनकम तो बढ़ गई ना उसकी। मौद्रिक आय तो 100 ही रुपये है, लेकिन पहले जब वो 10 ही 5 वस्तु खरीद सकता था, अब वो 10 वस्तु खरीद सकता है। मतलब जो जिसके लिए पहले 200 रुपये लगते हैं, वो आज 100 रुपये में 200 रुपये की वस्तु खरीद रहा है। तो मतलब रियल इनकम तो उसकी बढ़ गई। एक तो रियल इफेक्ट हुआ, रियल इनकम का इफेक्ट हुआ। दूसरा, ये वस्तु दूसरी वस्तु की तुलना में सस्ती हो गई, तो उपभोक्ता क्या करेगा, मान लो चाय यूज़ करते थे, उसकी जगह कॉफ़ी यूज़ करने लग जाएंगे क्योंकि कॉफ़ी सस्ती हो गई है। ठीक है, तो दो प्रभाव यहाँ जनरेट हो रहे हैं। तो एक प्रभाव देखने के लिए हमें दूसरे प्रभाव को कांस्टेंट रखेंगे, तभी हम दूसरा प्रभाव देख पाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम वास्तविक आय में जो वृद्धि हुई है, जितनी उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई है, उसको हम वापस उससे ले लेंगे। जैसे हमने पहले वाले में भी एग्जाम्पल लिया था, 100 रुपये उपभोक्ता के पास है, अब वो दोनों पे 50-50 रुपये खर्च कर रहा था, एक्स गुड और वाई गुड। एक्स की प्राइस थी 10 रुपये, इसकी प्राइस थी 5 रुपये। ठीक है, अब एक्स गुड की जो प्राइस थी
कोई भी हो सकती है। अब पहले की घटकर 5 हो गई, तो अब इसकी ये पहले कितनी इकाई खरीद रहा था, 5 इकाई खरीद पा रहा था, और इसकी 10 इकाई, क्यू इक्वल टू 10 वाई की खरीद रहा था, और इसकी 5 खरीद रहा था। अब उसको उसकी वास्तविकता स्थिर रखने का मतलब है कि वो अब भी जब कीमत कम हो गई है तब भी वो सिर्फ एक्स की 5 ही खरीदे और वाई की 10 खरीदे। तो उसको कितनी मौद्रिक आय की ज़रूरत है, 75 रुपये की ज़रूरत है। 75 रुपये की आज उतनी ही वैल्यू है जितनी प्राइस में रिडक्शन से पहले 100 रुपये की थी, ठीक है। तो उसकी वास्तविक आय का मतलब होता है कि उस पैसे से आप कितनी एक्चुअल में वस्तुओं को खरीद पा रहे हो, उसके लिए जितने पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 25 रुपये अतिरिक्त है उपभोक्ता के पास। तो ये जो 25 रुपये की जो वृद्धि हुई है उसको यदि हम वापस ले लें उपभोक्ता से, और फिर हम देखें कि वो एक्स की कितनी मात्रा खरीद रहा है, वाई की कितनी खरीद रहा है, तब हम प्रतिस्थापन प्रभाव को माप सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर जो दोनों में डिफरेंस होगा वो ये है कि यहाँ पर हमें 2 आईसी कर्व मिलेंगे, और हिग्स पर हम पुराने वाले आईसी कर्व पर ही हम क्षतिपूर्वक सिद्धांत के माध्यम से ये कर रहे थे, इसलिए जो प्रतिस्थापन प्रभाव है उसी आईसी पर हमें प्राप्त हो रहा था, और जबकि यहाँ पर एक नया आईसी कर्व या ऊंचे अंदिमान वक्र पर हमें प्राप्त हो रहा है। इस कारण हम कह सकते हैं कि जो स्लस्की का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है हिग्स के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसे हम ऊंचे अंदिमान वक्र पर पहुँच गए हैं। ठीक है, अब ये तो था कीमत में कमी की स्थिति में। अब हम देखेंगे सपोज ऐसे ही मान लो कीमत में वृद्धि हो जाए तो क्या करेंगे। अब जब कीमत में वृद्धि हो गई, इससे आपको शायद और क्लियर हो जाएगा। कीमत में वृद्धि हो गई तो बजट लाइन किस तरह से शिफ्ट होगी, देखो इधर देखते हैं। यहाँ देखें, ये हमारा एक्स वाई, ये लिखा नहीं जा रहा है इधर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पहली बजट लाइन हमारी ये थी। अब क्या हुआ, एक्स गुड की जो प्राइस थी वो बढ़ गई, पहले से 5 रुपये से अब 10 रुपये हो गई, या 10 रुपये से 20 रुपये हो गई, जो भी है 5 से 10 हो गई। तो ये बजट लाइन क्या हो गई, इधर शिफ्ट हो जाएगी। पहले एक यहाँ था आईसी कर्व, अब ये क्या हो गया, इधर आ गया, यहाँ पर आ गया, शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इस स्थिति में क्योंकि उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है वो अब कम हो गई है, पहले उसको 5 रुपये देने पड़ रहे थे, अब 10 रुपये देने पड़े। अब पहले वाले एग्जांपल लेते हैं हम, वाई और एक्स गुड, इसकी प्राइस हमने ली थी 10 रुपये, इसकी ली थी 5 रुपये। अब इसकी पहले से तुलना में क्या हो, सपोज वापस लेते हैं एक्स, पी एक्स और वाई। जो एक्स की प्राइस है पहले 5 रुपये थी, और इसकी वो कितनी क्वांटिटी खरीद रहा था, 10 खरीद रहा था, ठीक है। वाई की प्राइस थी 10 रुपये, अभी वापस एग्जांपल हमने चेंज किया, वाई की प्राइस 10 रुपये थी और इसकी क्वांटिटी खरीद रहा था वो 5 रुपये, दोनों पे 50 रुपये वो खर्च कर रहा था, ठीक है। ये इसकी प्राइस है। अब क्या हुआ, एक्स की प्राइस, ये क्वांटिटी हमने देखी है, ये क्वांटिटी, ठीक है। अब एक्स की वस्तु की प्राइस क्या हुई, कम हो गई। पी एक्स क्या, सॉरी हम यहाँ देख रहे हैं पी एक्स बढ़ गया, 5 रुपये से 10 रुपये हो गए। अब 10 रुपये में वास्तविक आय स्थिर रहने का मतलब है कि पहले जितनी वस्तुएं वो कंज्यूम कर रहा है तो हम मानेंगे कि वास्तविक आय स्थिर है। 10 रुपये हो गई। अब हमें पहले वो 10 क्वांटिटी परचेज़ कर रहा था एक्स की, अब 10 क्वांटिटी परचेज़ करने के लिए उसे कितने एक्स्ट्रा रुपये लगेंगे, पहले 5 रुपये प्राइस थी, अब 10 हो गई, 10 इंटू 10 तो उसको 100 रुपये चाहिए, और वाई के लिए उसको 50 रुपये की ज़रूरत है। अब जो एक्स्ट्रा जो पैसे हैं, वापस देखते हैं थोड़ा, अब उसको 50 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए,
हम यदि उपभोक्ता को 50 रुपये, अब उसको 150 रुपये चाहिए उसी कॉम्बिनेशन को खरीदने में, तब हम मानेंगे कि उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर है। तो ऐसे केस में हम यदि उपभोक्ता को 50 रुपये और दे दें ताकि उसकी वास्तविक आय स्थिर रहे, उसकी क्रय शक्ति, वास्तविक आय का मतलब यहाँ पर क्रय खरीदने की क्षमता स्थिर रहे। पहले x की 5 खरीद रहा था, y की 10 खरीद रहा था, अब भी वो उतनी x की 5 और y की 10 खरीद सके, उसकी क्रय शक्ति जो क्षमता वो समान रहने यह रहे या स्थिर रहे, उसके लिए उसको 50 रुपये एक्स्ट्रा की ज़रूरत है। तो यदि उपभोक्ता को 50 रुपये मौद्रिक आय और दे दी जाए तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो बजट लाइन है, बजट लाइन जो ये थी है ना, प्राइस में परिवर्तन के बाद, तो शिफ्ट होकर ये वापस कहाँ पहुँच जाएगी, उसी वाले कॉम्बिनेशन पे पहुँच जाएगी। इस कॉम्बिनेशन को खरीद रहे थे जहाँ पर हमने बोला था 5, तो वो 5 इकाई एक्स की और 10 वाई की खरीद रहा था, यहाँ पर इस तरह से मान लेते। तो इस केस में वो वापस उसी कॉम्बिनेशन को प्राप्त कर लेगा, ये हमारी बजट लाइन हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर वो चाहे हमने कितना उसमें चेंज किया कि जिससे वो पहले वाले कॉम्बिनेशन को प्राप्त कर सके, इतनी उसको मौद्रिक इनकम दे दी, जिससे ये राइट वर्ड शिफ्ट होते होते यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर चाहे तो उस कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है, क्यू पॉइंट को वापस खरीद सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो बजट लाइन है इस तरह से है कि अब यहाँ पर एक्स वस्तु महंगी हो गई है और वाई वस्तु सस्ती हुई है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स की जगह वाई को सब्सिट्यूट करना चाहेगा। तो यहाँ पर जो उसका इक्विलिब्रियम एस पॉइंट पर होगा, हम जो एक नया आईसी बनाएंगे वो यहाँ पर एस पॉइंट पे इसको टच करेगा, जिससे हमें एक नया इक्विलिब्रियम बिंदु मिलेगा, जिस पर जो उपभोक्ता है एक्स की के एम क्वांटिटी के बदले में एन और पी वाई को प्रतिस्थापित कर रहा है, मतलब इसकी इतनी रिड्यूस करी और इसकी इतनी बढ़ा दी। ठीक है, तो जो Q से S का जो चलन है वो है प्रतिस्थापन प्रभाव। वो क्या बता रहा है, X वस्तु की प्राइस बढ़ने पर उपभोक्ता Y वस्तु क्या है, अपेक्षाकृत X से सस्ती हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप उसकी वास्तविक आय को स्थिर रखते हुए Y गुड की जो डिमांड है वो ON से बढ़कर OP हो जाएगी। ठीक है, या Q पॉइंट से S पॉइंट की ओर जो चलन होगा वो प्रतिस्थापन प्रभाव को ही बताएगा। तो ठीक है, ये था स्लस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव। हमने दोनों केस इसमें देखे, एक हमने ऊपर देखा जब एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, दूसरा हमने देखा जब एक्स वस्तु की प्राइस में वृद्धि हो रही है। तो दोनों ही केस में हमने किस तरह से उसकी वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए हमने यहाँ पर लागत अंतर को एडजस्ट करने की कोशिश की और हमने प्रतिस्थापन प्रभाव को यहाँ पर देखा। देखो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है उसके लिए स्लस्की ने एक टर्म यूज़ करी है, लागत अंतर। लागत अंतर, इसका सिंपल सा फॉर्मूला देखा है, इसका मतलब इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, चेंज इन P इंटू Q, इसके बराबर हमें लागत में अंतर करना पड़ेगा, चाहे प्राइस में बढ़ोतरी हो चाहे कम हो। मान लो अभी क्या हुआ था, प्राइस में चेंजेस कितने हुए, 5 रुपये हुए थे, और Q एज इट इज़ पुरानी वाली क्वांटिटी कितनी थी, 10 ही थी, तो कितना हुआ, 50 रुपये आया। अब इस 50 के बराबर यदि प्राइस बढ़ रही है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो गई है, इसलिए हमें उसको 50 रुपये देने हैं मौद्रिक आय के बराबर, लागत अंतर के बराबर उसको देंगे ताकि उसकी वास्तविक आय स्थिर रहे। और यदि यही एक्स वस्तु की प्राइस कम हो जाती तो हम उससे 50 रुपये ले लेते ताकि उसका जो लागत का अंतर है वो समान रहे। ठीक है, अब यहाँ पर इस वर्तमान दिशा में स्लस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव मालूम करने के लिए उपभोक्ता की मुद्रा आय को एक्स की कीमत में वृद्धि के कारण उत्पन्न लागत अंतर के समान बढ़ाया जाना होगा। उपभोक्ता की मुद्रा आय को, क्योंकि वस्तु एक्स की कीमत बढ़ गई, उसकी लागत बढ़ गई, मतलब उसको खरीदने के लिए अब 100 रुपये की बजाय 150 रुपये चाहिए होंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, 50 रुपये के बराबर उसकी मौद्रिक आय को बढ़ा देंगे। उसकी मुद्रा आय इतनी बढ़ाई जाए जिससे कि वे यदि चाहे तो वस्तुओं के पुराने वाले संयोग या Q को खरीद सके। इसके लिए एक बजट रेखा को GH जो कि बिंदु Q से गुजरती है खींची गई है। ये देखो, ये Q से, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी बिंदु से गुजरती हुई एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे। ठीक है, अथवा वस्तु x के रूप में ये GH, ये लाइन हमें मिलेगी, L डबल डैश और H, ये वाली लाइन की सी बात करें, वस्तु x की कीमत में वृद्धि के कारण उत्पन्न लागत अंतर को व्यक्त करती है, ये वाली जो लाइन है इसकी। बजट रेखा GH से वह यदि चाहे तो अपने पहले संयोगियों को खरीद सकता है जो कि वह कीमत वृद्धि से पूर्व क्रय कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह नई स्थिति में संयोग Q को नहीं खरीदेगा, क्योंकि बजट रेखा GH पर वस्तु X बजट रेखा PL की अपेक्षा अधिक महंगी है। जो ये PL है
ये इस पे क्यू बिंदु पर संतुलन की स्थिति में था, पर यहाँ पे और इसमें क्या अंतर है, इस रेखा पर वस्तु x ज़्यादा महंगी है, इसलिए उसका संतुलन क्यू बिंदु पर न होकर एस बिंदु पर होगा। इसलिए उपभोक्ता वस्तु x के स्थान पर वस्तु y का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग करेगा। उपभोक्ता का बिंदु Q से चलकर बिंदु S को जाना स्लत्स्की के प्रतिस्थापन प्रभाव का ही परिणाम है। ठीक है, ये आपका स्लत्स्की का प्रतिस्थापन प्रभाव पूरा हुआ। इसको देखिएगा, समझिएगा, नहीं समझ आए तो मुझे मैसेज करिएगा। धन्यवाद।